राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी को महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने में देश का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों को शुभकामना दी और देश की आजादी के लिए नेताजी की समर्पण पर प्रकाश डाला। इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और देश के स्वतंत्रता संग्राम पर उनके स्थायी प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर के बाहर पहुंच रहे हैं। मिजोरम के लेंगपुई हवाई अड्डे पर म्यांमार सेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मिजोरम के पुलिस महानिदेशक के अनुसार बर्मी सेना के विमान दुर्घटना में कम से कम 6 लोग घायल हो गए। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली राममय हो गई। सोमवार को सजावट हर तरफ नजर आई। सड़कों व गलियों में दिन भर राम नाम के झंडे लहराते रहे। जगह जगह सजावट में लगे फूल खुशबू बिखेर रहे थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा यह आरोप लगाने के एक दिन बाद कि वाम दल इंडिया ब्लॉक के एजेंडे को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस नेता की आलोचना करते हुए उन्हें अवसरवादी बताया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल के साथ गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि मुझे विश्वास है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम न सिर्फ जीतेंगे बल्कि पहले से ज्यादा सीटें भी हासिल करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गुवाहाटी में प्रवेश करने से रोके जाने के बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य पुलिस से राहुल गांधी के खिलाफ भीड़ को उकसाने के लिए मामला दर्ज करने को कहा। देश की राजधानी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। मौसम की वजह से आने जाने वाली उड़ानों और ट्रेन यात्रा पर खासा असर देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में मंगलवार सुबह कोहरा छाया रहा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस बार फ्लाई पास्ट के दौरान उड़ाए जाने वाले तांगेल फॉर्मेशन में हेरिटेज विमान डकोटा को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने युवाओं में ऊर्जा भरी। भारत की आजादी के आंदोलन के दौरान उन्होंने युवाओं को विदेशी हुकूमत के खिलाफ एकजुट करके लड़ने की नई प्रेरणा दी थी। इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र DID न्यूज पर राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यह पुरस्कार समारोह युवा उपलब्धि हासिल करने वालों की अद्भुत क्षमता और प्रतिभा को प्रोत्साहित करने का एक अवसर है। यह बच्चों की उपलब्धियों का जश्न मनाने का भी एक अवसर है। उन्होंने उत्कृष्ट कार्यों के लिए सभी बच्चों की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे बच्चों में बहुमुखी प्रतिभा है। बच्चों में समर्पण और कड़ी मेहनत से अपनी पहचान बनाने की अपार क्षमता होती है। उन्हें सही दिशा दिखाना हमारा कर्तव्य है, जिससे वे अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का सही उपयोग कर सकें। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मुझे आप सभी के बीच उपस्थित होकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। खासकर यहाँ आए हुए बच्चों को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये पुरस्कार समारोह यंग अचीवर्स की अद्भुत क्षमता और प्रतिभा को प्रोत्साहित करने का अवसर है। ये बच्चों की उपलब्धियों का उत्सव मनाने का अवसर भी है। मैं सभी पुरस्कार विजेता बच्चों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता 18 राज्यों से आते हैं। आज के पुरस्कार विजेताओं में सबसे कम उम्र की पुरस्कार विजेता मास्टर अरमान उबरानी है। उन्हें वंडर बॉय ऑफ छत्तीसगढ़ और गूगल मैथ्स बॉय कहा जाता है। और उसका भी है जो 4 साल की कम उम्र से ही कहानियां सुनाने में कुशल है। ये छोटी सी प्रतिभाशाली बच्ची अपनी कथाओं से हमारे जीवन मूल्यों को लोगों तक
रही है। जम्मू कश्मीर के इशफाक हमीद रबाब बजाने जैसे दुर्लभ हो रही कला को बढ़ावा दे रही है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आज पुरस्कृत सभी बालक बालिकाएं अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैं आप सभी बच्चों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मुझे खुशी है कि इस वर्ष के पुरस्कारों में जहाँ ब्रेवरी, आर्ट एंड कल्चर, सोशल सर्विस और स्पोर्ट्स जैसे श्रेणियों है, वहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को भी अब स्थान दिया गया है। पुरस्कारों की कैटेगरीज को समय की मांग के अनुसार अपडेट करने के लिए मैं महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी और उनकी पूरी टीम को सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, हमारे बालक और बालिकाएं बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उनमें अपनी लगन और मेहनत के बल पर अपनी पहचान बनाने की असीम क्षमता है। उन्हें सही दिशा दिखाना हमारे कर्तव्य है ताकि वे अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का उचित उपयोग कर सके। जब उनका ध्यान अच्छे कार्य में लगेगा तो वे अपने जीवन को सही दिशा दे पाएंगे। ये भविष्य के राष्ट्र निर्माता भी बनेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, देयर इज नो लिमिट टू द पावर ऑफ द ह्यूमन माइंड। द मोर कंसंट्रेटेड इट इज, द मोर पावर इज ब्रॉट टू बियर ऑन वन पॉइंट। आज भारत के पास युवाओं की बड़ी संख्या के रूप में एक अमूल्य संसाधन है। ये संसाधन केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हमें अपने युवाओं को टेक्नोलॉजी के उपयोग में सक्षम बनाना है। उन्हें इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रोत्साहित करना होगा तथा ये इस तेजी से बदलने युग में अपने समुचित स्थान बना पाएंगे। सरकार द्वारा बच्चों और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन समाज के सभी सदस्यों का कर्तव्य है कि वे बच्चों को सही राह दिखाएं। देवियों और स्वजनों, बच्चे और युवा हमारे देश के स्वर्णिम भविष्य के कर्णधार हैं। उन्हें आधुनिक शिक्षा देने के साथ साथ भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों से अवगत कराना हमारा कर्तव्य है। प्यारे बच्चों, वर्ष 2047 में जब देशवासी आज़ादी की शताब्दी का उत्सव मनाएंगे तो आप महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे होंगे। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बड़ा सोशल सर्विस करेंगे, कोई इनोवेटर, बड़े बड़ा इनोवेटर, कोई साइंटिस्ट होंगे। वर्ष 2047 का भारत न केवल आर्थिक रूप से विकसित होगी बल्कि अपने आदर्शों से भी दुनिया को राह दिखाए, ये आप सबका प्रयास होना चाहिए। मैं आप सब बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गांधीनगर में 5वें अंतर्राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि यह उद्घाटन ऐसे समय पर हुआ है जब भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक नए एरा में प्रवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में 150 वर्ष पुरानी आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। सरकार 3 नए कानून लेकर आई है। सरकार ने 7 वर्षों से अधिक पुराने अपराधों की जांच में फॉरेंसिक विशेषज्ञों को शामिल करना अनिवार्य भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली में फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मांग को पूरा करने के लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। इसके साथ ही शाह ने कहा कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी न सिर्फ क्षमता निर्माण में सहायक होगी बल्कि यह जांच में भी मददगार साबित होगी। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिमिनोलॉजी द्वारा 5वां इंटरनेशनल और 24वां भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन, इसका आज उद्घाटन होने जा रहा है। एक प्रकार से एक संयोगी है कि ऐसे समय पर यह उद्घाटन होने जा रहा है जब भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक नए एरा में प्रवेश कर रही है। भारत 150 साल पुराने तीनों क्रिमिनल जस्टिस के मूल कानून आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस लॉ को स्क्रैप कर नए कानूनों को इंट्रोड्यूस कर चुका है। और संयोग की ही बात है कि तीनों कानून में जो प्रमुख मुद्दे हैं उसमें 2 मुद्दे इसी कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं। एक तो समय पर न्याय मिले और दूसरा सजा करने के दर को बढ़ाकर अपराधों पर लगाम लगाना। ये दोनों मुद्दों को टेक्नोलॉजी के स्वीकृति से ये तीनों कानून आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। न केवल प्रयास कर रहे हैं, बढ़ाने के लिए कानूनी व्यवस्था कर चुके। शायद भारत में पहली बार 2-3 जगह पर एक्सपेरिमेंट कर फिर भी मैं कहूंगा, क्योंकि मैं ही कानूनों को पायलट कर रहा था, बड़े साहस के साथ हमने एक निर्णय किया है कि 7 साल और उससे बड़ी सजा के लिए
हर क्राइम सीन पर फॉरेंसिक साइंस ऑफिसर का विजिट हमने कंपलसरी, और मैं मानता हूं इससे इन्वेस्टिगेशन को भी सरलता मिलेगी, न्याय का काम करने वाले जस्टिस सिस्टम के सभी न्यायाधीशों को भी सरलता होगी और प्रोसिक्यूशन एजेंसी को भी सरलता होगी, और सजा का दर बढ़ाने में भी हमें बहुत बड़ी सफलता मिली। इसके साथ साथ पूरी प्रक्रिया को हम आधुनिक बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं, और मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरी व्यवस्था करने में अभी 5 साल जाएंगे। इसके अलग अलग स्तर हैं, इसके अलग अलग समय अवधि है, परंतु 5 साल के बाद, ज्यादा से ज्यादा 5 साल के बाद भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विश्व की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होगी। इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत है। और इसी समय ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है वो बहुत रिलेवेंट है और उपयोगी भी है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसी विषय की बात करें, ढेर सारे क्षेत्रों में ढेर सारे ऐतिहासिक काम हुए। मैं हमेशा कहता हूं, कोई सरकार 50 साल चले तो 4-5 युग परिवर्तनकारी काम करती है। ये सरकार ने 10 साल में 50 से ज्यादा युग परिवर्तनकारी काम करे, हर क्षेत्र में करें। मगर मैं इसी क्षेत्र की बात करूं तो 3 बड़े काम ये 10 साल के अंदर हुए, और वैसे तो विगत 5 साल में हुए। एक, 40 सालों के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर ये सरकार आई कि नई शिक्षा नीति पूर्णतः भारतीय शिक्षा के आधार पर बनी है, इसकी बुनियादों पर बनी है, परंतु पूरे विश्व के लिए खुली है, और हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट को वैश्विक मंच भी प्रदान करेगी। आपकी सभी क्षमताओं को विश्व के प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने में भी सामर्थ्य है। इसके बाद हमने NSFU का बेस जो गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के रूप में 2003 में डाला था, उसको एक्सपांड कर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। और तीसरा, 150 साल के बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन कर हम 3 कानूनों को नया बनाए। ये 3 जो परिवर्तन हुए हैं, ये तीनों परिवर्तनों को एक प्रकार से एक बॉक्स में रखकर देखते हैं तो एजुकेशन, फॉरेंसिक साइंस और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये तीनों को आप एक बॉक्स में रखकर देखते हैं तो आमूलचूल परिवर्तन इस क्षेत्र में हो सकता है, क्योंकि आइसोलेशन में नहीं है। पहला कदम 7 साल पहले लिया गया, तब भी दूसरे और तीसरे कदम की कल्पना कर लिया गया था। दूसरा कदम लिया गया 4 साल पहले, तब भी आने वाले कदम की विचार कर लिया गया था। और अभी 3 जो कानून आए हैं वो 7 साल पहले लिए गए कदमों के ट्यून में है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात दौरे पर हैं। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल के साथ गांधीनगर लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के चुनाव के कार्यालयों का आज उद्घाटन हो गया है। इसके लिए उन्होंने पार्टी के सभी सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस देश की राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विरासत में गुजरात का महत्वपूर्ण योगदान है। आजादी की लड़ाई से लेकर आजाद भारत में भी गुजरात का एक विशेष योगदान रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि आज विकसित भारत को आगे बढ़ाने का काम, सक्षम बनाने का काम, स्वाभिमान से ओतप्रोत बनाने का काम, देश की विरासत को स्वाभिमान से आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो इस देश के प्रधानमंत्री ने किया है। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज गांधीनगर में भारतीय जनता पार्टी के 2024 के चुनाव के दृष्टि से जो लोकसभा के कार्यालय की व्यवस्था बनाई गई है, यहाँ गांधीनगर में भी और ऐसे ही अन्य 25 स्थानों पर, यानी 26 के 26 लोकसभा क्षेत्र में हम कार्यालय का श्री गणेश कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में सभी कार्यकर्ता डिजिटल माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और साथ ही साथ मैं CR पाटिल जी को और भूपेंद्र भाई को और गुजरात की टीम को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के श्री गणेश होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के चुनाव के कार्यालयों का आज से श्री गणेश कर दिया है। इसके लिए भी मैं विशेष करके बधाई देता हूं। आप सबको विशेष करके बधाई कि भारतीय जनता पार्टी ने, गुजरात प्रदेश ने पहल की है और फर्स्ट होकर के इस काम को आगे बढ़ाया है। मित्रों, इस देश के
सांस्कृतिक विरासत में, आध्यात्मिक विरासत में, राजनीतिक विरासत में गुजरात प्रदेश का एक अपना अनूठा योगदान है। अगर हम बात करें तो गुजरात ने अनेकों आध्यात्मिक नेताओं को देश दुनिया को प्रज्वलित करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए इस गुजरात की भूमि ने दिया है। अगर हम बात करें तो सामाजिक कुरीतियों से लड़ने के लिए सामाजिक नेतृत्व को भी देने का दम और साहस अगर किसी प्रदेश ने दिखाया है तो अनेकों सामाजिक दृष्टि से परिवर्तन लाने वाले नेतृत्व भी गुजरात से पैदा हुए, गुजरात की धरती से पैदा हुए। और उसी तरीके से आजादी की लड़ाई से लेकर आजाद भारत में भी गुजरात का एक विशेष योगदान रहा है। और जब मैं ये कहता हूँ तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिनका संबंध पोरबंदर गुजरात से था, तो हम नहीं भूल सकते कि इस देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, जो गुजरात से। और मुझे खुशी है कि आज विकसित भारत को आगे बढ़ाने का काम, सक्षम भारत बनाने का काम, स्वाभिमान से ओतप्रोत भारत बनाने का काम, अपने विरासत के ऊपर स्वाभिमान से आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो इस देश के सपूत, इस प्रदेश के सपूत श्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। इसको भी हमको याद रखना। ऐसे पवित्र भूमि पर मुझे जब आने का सौभाग्य मिलता है और आने वाले 2024 के चुनाव के लिए जब लोकसभा के कार्यालयों का श्री गणेश करने का सौभाग्य मिलता है, तो मैं यह भी कह सकता हूं कि यह चुनाव में गुजरात पहले भी 26 में से 26 था, उससे पहले भी 26 में 26 था और 2024 में भी 26/26, 26 आउट ऑफ 26 रहने वाला है। इसको हमको समझने की आवश्यकता है। मित्रों, आज ये हमारा सौभाग्य है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये सौभाग्य है कि आज हमारे पास ऐसा नेता है जिसकी दुनिया में रेटिंग 76%, हाईएस्ट पॉपुलैरिटी अगर किसी की है तो वो हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी जी की है। उसको हमको याद रखना। और उनके नेतृत्व में जब हम 2024 के चुनाव में जा रहे हैं तो मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि गुजरात के कार्यकर्ताओं को बहुत फख्र महसूस होना चाहिए। दे शुड फील एलिवेटेड एंड दे शुड फील प्रिविलेज्ड। दोनों उनको महसूस होना चाहिए, उनको गौरव भी महसूस होना चाहिए और उनको ये विशेष स्थान मिला है इसका भी उनको गौरव होना चाहिए। और ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि गुजरात ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन के रीति नीति, संगठन के मंत्र तंत्र, इनको विकसित करने में गुजरात की एक अहम भूमिका रही है, जिसको हमने देश में स्थापित किया है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. मदर इंडिया पत्रिका की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि नेताजी ने आजादी के आंदोलन के दौरान भारत के युवाओं को विदेशी हुकूमत के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की प्रेरणा दी थी। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जब आजाद हिंद फौज का गठन किया, तब उन्होंने भारत के नौजवानों से एक ही आह्वान किया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह देश की आजादी का एक मंत्र बन गया। नेताजी भारत के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक रहे और उन्होंने भारत के युवाओं को भारत के उस पराक्रम के साथ जोड़ने का काम किया है। भारत की इस आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर मैं प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेश की
25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश के लिए, उनकी सेवाओं के लिए, युवाओं में ऊर्जा भरने के लिए नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत की आजादी के आंदोलन के दौरान भारत के युवाओं को विदेशी हुकूमत के खिलाफ एकजुट करके लड़ने की एक नई प्रेरणा नेताजी ने दी थी। न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी कैसे हमें देश की आजादी की लड़ाई को आगे ले जाना है, एक गजब की रणनीति नेताजी ने उस समय तैयार की थी। आज उसी का परिणाम है कि हम जब भारत के बाहर जाते हैं, बहुत सारी जगहों पर हमें नेताजी से जुड़े हुए वे स्थल देखने को मिलते हैं। उस समय युवाओं का आह्वान करते हुए नेताजी ने जो आह्वान किया था, जब देश की आजादी की लड़ाई को प्रखरता के साथ उन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य किया और आजाद हिंद फौज का गठन किया, तो उन्होंने भारत के नौजवानों को एक ही आह्वान किया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह देश की आजादी का एक मंत्र बन गया और देश की आजादी का एक मंत्र बन करके लाखों लाख युवा देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए। न केवल युवा बल्कि हर भारतवासी आजाद हिंद फौज के नेतृत्व में लड़ी जाने वाली इस लड़ाई का हिस्सा बना और न केवल भारत में बल्कि म्यांमार में, सिंगापुर में, दुनिया के तमाम अन्य देशों में उन्होंने इस लड़ाई को बड़ी प्रखरता के साथ बड़े प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया। आज यही कारण है कि हर भारतवासी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति बड़ा श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता है। यह हमारा सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती को देश के अंदर पराक्रम दिवस के रूप में आयोजित करने और एक साप्ताहिक आयोजन इसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम बनाया है। नेताजी भारत के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक रहे हैं और उन्होंने भारत के युवाओं को भारत के इस पराक्रम के साथ जोड़ने का काम किया। आज जब हम 127वीं पावन जयंती के अवसर पर नेताजी का स्मरण कर रहे हैं, इस अवसर पर हमारी सुरक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए, आंतरिक हो या बाह्य सुरक्षा, इस स्थितियों में सक्षम भारत हम सबके सामने है। एक नए भारत के रूप में हम भारत को देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। एक वर्ल्ड पावर के रूप में भारत स्थापित हो रहा है। नेताजी को देश के लिए, उनकी सेवाओं के लिए कोटि कोटि नमन करते हुए अपने प्रदेश के सभी युवाओं का आह्वान करूंगा कि मातृभूमि के लिए हम जो भी कर पाएंगे वह कम होगा और इस दृष्टि आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करे। आज के इस अवसर पर एक बार पुनः नेताजी को नमन करते हुए, इनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं इस अवसर पर नेताजी के आदर्शों का अनुसरण हमारे युवा करेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबको आज के इस पराक्रम दिवस की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर रोहतक में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि नेताजी सामान्य नाम नहीं बल्कि आजादी की कहानी है। देश में आजादी के लिए उन्होंने देशवासियों में आत्मविश्वास पैदा किया। नेताजी और महात्मा गांधी ने लोगों में ये विश्वास पैदा किया कि आजादी मिल सकती है। सीएम ने कहा कि नेताजी ने 50,000 लोगों की आजाद हिंद फौज तैयार की थी। नेताजी के आह्वान पर लोग सेना में भर्ती होने लगे थे। वहीं गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, उनका भी देश की आजादी में बड़ा योगदान रहा। आज का ये पवित्र दिन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, 128वीं जयंती का ये दिन। पहला तो नेताजी सामान्य कोई एक नाम नहीं है, ये कोई नाम नहीं है बल्कि देश की आजादी की पूरी कहानी है। किस जज्बात से, किस जोश से न केवल आजादी की लौ उत्पन्न करने की बात लोगों के मन में उन्होंने पैदा की, बल्कि एक आत्मविश्वास पैदा करने की बात की। क्योंकि देश सदियों से गुलाम चला आ रहा था।
पहले मुगलों का गुलाम था, फिर अंग्रेजों का गुलाम हुआ। आजादी की बात तो लगातार चली, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि आजादी मिल भी पाएगी क्या। और जब तक ये विश्वास न हो लोगों में, स्वाभिमानी होकर के लोग जब तक सोचे नहीं, तब तक उसमें भागीदार नहीं बनते हैं। इधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उधर महात्मा गांधी जी, दोनों ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने लोगों के मन में एक स्वाभिमान भरा, एक आत्मविश्वास भरा कि नहीं, हम आजादी प्राप्त कर सकते हैं। और जब जनमानस में ये आवाज जब उठती है तो देश के लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। आंदोलन खड़ा करना बहुत आसान नहीं होता है। आंदोलन खड़ा करने के पीछे जो व्यक्ति आगे होता है उसकी विश्वसनीयता भी होती है, उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए, हाँ ये जो व्यक्ति कहेंगे हम इसके पीछे लगेंगे। उसी में से दोनों अलग धाराओं में विषय शुरू हुआ, जिनको उस समय कहा गया कि एक गरम दल है, एक नरम दल है। गरम दल यानी किसी भी प्रकार के आंदोलन में चाहे लड़ाई लड़ करके, संघर्ष करके हमें अपने दुश्मन को पराजित करना हो तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसी में से हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई। यानी एक व्यक्ति 50,000 लोगों की एक फौज बना लेते हैं आईएनए के नाम पर। कोई देश, कोई सरकार तो बना लेता है। एक व्यक्ति के आह्वान पर घर घर से नौजवान निकले। और हम सौभाग्यशाली हैं कि ये क्षेत्र, जिसको उस समय तो हरियाणा शायद नहीं कहा जाता था, लेकिन अपना ये जो आज का हरियाणा भी अगर समझें तो इसमें से भी हजारों युवक उनकी आजाद हिंद फौज में, आईएनए में भर्ती हुए। उनको कोई पैसा भी नहीं मिलता था, उनको गुजारा करने के लिए साधन भी नहीं मिलता था। घर परिवार छोड़ करके देश की आजादी के दीवाने उनकी फौज में शामिल हो गए। मरेंगे मारेंगे, देश को आजाद जरूर कराएंगे, ये उनका लोगों का। और दूसरा दल, जिसको नरम दल के नाम से कहा गया, देश में असहयोग आंदोलन करो, सरकार का सहयोग करने की कोई जरूरत नहीं। और बिगुल बजाया अंग्रेज की सरकार के खिलाफ नेता बने महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने यात्राएं निकाली और उसके अंदर सारी जनता को साथ लगाया। कितना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। दोनों पैरेलल चले। दोनों की ताकत ने अंग्रेज की सरकार की चूल्हे हिला दी उन शासन की। अंग्रेज ऐसे ही अपने आप नहीं चला गया, अंग्रेज को मजबूरी से इस देश को छोड़ना पड़ा। तो इस देश को जो छोड़ा है, उस नाते से ये जो आजादी का तराना गांव गांव में, गली गली में नेताजी के आह्वान के ऊपर जो शुरू हुआ, उसमें आज के इस समय में हम उनको शत शत नमन करते हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। नेताजी सुभाष जी को हम याद कर रहे हैं। अभी बहुत दूर नहीं, एक ही दिन पीछे हम चले जाएं कल के दिन के इतिहास में। कल का दिन 22 जनवरी 2024, ये भी इतिहास का एक दिन बन गया है। सारा देश राममय हो गया। मन मन में राम, तन तन में राम, घट घट में राम, घर घर में राम, सब जगह सारे देश में राम ही राम थे। कल दिन में रामचंद्र जी त्रेता युग में हुए, हजारों साल पहले की बात है। सुभाष चंद्र बोस 100 साल 128 साल पहले जन्मे। लगभग 100 साल पहले ही उनके सारे कामों का प्रताप यहां हुआ था। पूरा कालखंड अगर हम जोड़ सकते हैं तो एक महापुरुषों की लड़ी, हर समय में महापुरुष देश में आते रहे हैं। तो ये सब लोगों ने इस समाज को जागृत करने के लिए, समाज में संस्कार पैदा करने के लिए, कर्तव्य जगाने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश दिया अपनी हरियाणा की धरती कुरुक्षेत्र पर ही। जीवन क्या है, जीवन को कैसे जीना चाहिए, आज का जैसे हमारा संविधान लिखा गया, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, वैसा ही संविधान मान करके चलते हैं। गीता भी हमारे जीवन जीने का एक संविधान है। सरकार का मतलब होता है गली बनाना, सड़क बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, अस्पताल बनाना, और हमारे जो व्यक्तिगत काम करना, सरकारों का काम ये है, निश्चित रूप से है। और हम भरपूर तन मन के पूरे सहयोग से, आपके सहयोग से सब काम कर रहे हैं, उसमें पीछे नहीं है। मैं आभारी हूं, धन्यवादी हूं नरेंद्र मोदी जी की उस कार्य पद्धति का, जिन्होंने इन चीजों को उस समय ध्यान किया। और हरियाणा में भी आपके आशीर्वाद से जब से ये सरकार बनी है, वो सारे काम किए हैं कि समाज में एक शुद्धता आनी चाहिए, समाज में करप्शन दूर होना चाहिए, क्राइम खत्म होना चाहिए, और कास्ट बेस्ड यानी जाति आधारित राजनीति ये समाप्त होनी चाहिए। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।